नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि ये जो करंट अफेयर्स आपको डेली मॉर्निंग में कराया जाता है, ये न सिर्फ आपके यूपीपीसीएस साथ ही साथ में आरओ और अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जो भी वनडे एग्जाम्स आपके होते हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, उन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये करंट अफेयर्स हमारा महत्वपूर्ण होता है। तो आप के जो भी साथी संगी होंगे, जो भी दोस्त होंगे, आप उनको ये वीडियो हमारा सेंड कर सकते हैं, जिससे उनको जो है प्रॉपर बेनिफिट मिलता रहे। और अंतिम रूप से हमारा जो लक्ष्य है वो है यूपीपीसीएस के माध्यम से आपको एसडीएम की पोस्ट दिलवाना और साथ ही साथ में आरओ में सिलेक्शन दिलवाना। तो ये हमारा मेन जो है क्या है, उद्देश्य है। बाकी हम लोग कुछ बिंदु पर अभी और चर्चा करने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि कल हमने आपको दी थी, और वो ये कि अगर आपका लक्ष्य आरओ है तो उसके लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से एक जो है बहुत ही बेहतर ऑफर है आपके सामने। क्योंकि ये अभी क्या है, नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के अवसर पर यानी कि 12 अक्टूबर तक आपके सामने एक जो है फीस में एक बम्पर छूट दी जा रही है। एक ऑफर आपको दिया जा रहा है कि जो भी डिकोड एग्जाम के जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, उन सभी कोर्सेज पे 1000 तक का जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट आपकी परीक्षा के लिए है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 22-23 दिसंबर को आपकी परीक्षा जो प्रस्तावित है आरओ की, और अभी भी लगभग 2.5 महीने का समय है। आप चाहें तो इन 2.5 महीनों में इन कोर्सेज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत बखूबी कर सकते हैं। अभी भी समय है, अभी समय चला नहीं गया है। अगर आप थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत पकड़ है आपको सब्जेक्ट की, तो आप कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। और चूंकि ऑफर दिया गया अपने आप में, तो क्या है, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि आप जो है अपनी चीजों को ग्रैब कर पाओ यहां पर। तो इसलिए आप इस जो है ऑफर का फायदा उठाइए। जो फीस आपकी कम कर दी गई है, कोर्स को ज्वाइन करिए। क्योंकि जब आप टच में रहते हो टीचर्स के, जब आप कोर्सेज के साथ में लगातार पढ़ाई करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक बंधन में रहते हो। आप डेली क्लासेस को देखोगे और इसके साथ साथ में जो प्रैक्टिस प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, उन प्रैक्टिस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपको इन किसी भी कोर्सेज में ज्वाइन करना है आपको, तो आपको व्हाट्सएप पे लिखना होगा आरओ फाउंडेशन कोर्स, और उसको लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है। किस नंबर पर? वो नंबर है आपका 9506742546 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तो ये ऑफर बेसिकली आपके लिए है, आपके जो है नॉलेज के लिए है, आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। इसके अलावा एक प्रोग्राम बहुत अच्छा और भी चल रहा है डिकोड एग्जाम की तरफ से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका नाम है बेसिकली आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपने बहुत थ्योरी पढ़ ली, आपने बहुत प्रकार की किताबें पढ़ ली, लेकिन उसके साथ साथ में जरूरी हो जाता है कि आप प्रैक्टिस जो है डे टू डे करें। और उसके लिए ही ये प्रोग्राम आपका लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि करीब करीब 7000 प्रश्नों का जो है के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, 3 टाइम्स इसका रिवीजन किया जाएगा, जिसमें जो आयोग का जो ट्रेंड है, जो वर्तमान ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है चीजों को आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं हम लोग, तो जो आपका रिवीजन है वो 3 टाइम्स आपका रिवीजन किया जाएगा। टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट की बिहाफ पे आपका रिवीजन किया जाएगा। इसके अलावा सॉल्व और अनसॉल्व जो है आपको पीडीएफ दी जाएगी एवरी टेस्ट की। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें 3000 क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा जो है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपके होंगे सब चीजें। और सबसे बड़ी बात है जो ये कि ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेसिकली ये बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात आपका माध्यम चाहे हिंदी होगा चाहे आपका इंग्लिश होगा, दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप इस मौके का फायदा उठाएं और इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि आप इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करिए, अपनी थ्योरी को कंप्लीट करिए, और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप इस प्रोग्राम से जुड़िए, या दोनों प्रोग्राम से जुड़िए, या एक प्रोग्राम से किसी एक से जुड़िए। यकीन मानिएगा आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गई कुछ सूचना जो हमें आपको देनी थी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, लेकिन उसके पहले हम लोग फटाफट करते हैं क्या, रिवीजन, यानी कि लास्ट डे का। तो लास्ट डे के रिवीजन की अगर हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक चुना गया है? आरती सरीन। मैं जैसे ही प्रश्न बोलूं तुरंत आपको उसका उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए।
तो या तो आप सामने कॉपी पेन रखें और जैसे ही प्रश्न मैं बोलूं उसका उत्तर आप लिख लें, या फिर आप अपनी आंखों को बंद करें। जैसे ऐसे रिवीजन में हम लोग प्रश्न मैं बोलता जा रहा हूं, आप उत्तर सोचने की कोशिश करिए कि क्या कल आपने यही उत्तर पढ़ा था। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत की गई है भाई साहब? तो वो है आपका महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रग्बी सेवेंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो वो है आपका कहां पर? नेपाल में। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 2007 में, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया भैया आपका नई दिल्ली में, याद रखिएगा। इसके अलावा खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा आपका भारत। और खो खो विश्व कप दरअसल ये पहली बार दरअसल आयोजित हो रहा है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी कमान क्षेत्र कहां पर स्थापित कर रहा है? तो यह कर रहा है आपका फिनलैंड में, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जल ही अमृत नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो मंत्रालय कौन सा है? वो मंत्रालय आपका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ये हो गया हमारा कल का रिवीजन। और अब हम आते हैं अपने विगत जो है दिवस के प्रश्न पर, जो कि हमने आपसे पूछा था, जिसका उत्तर बहुत ही आसान था। प्रश्न क्या था कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो चूंकि सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि दरअसल स्वच्छ भारत मिशन पर प्रश्न क्यों पूछ लिया गया। बिकॉज ऑफ इसने अपने स्थापना के क्या कहते हैं 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दैट मीन्स कि अगर ये 2024 चल रहा है, इसका मतलब कि इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। और दिन कौन था, डेट क्या थी? तो वो थी 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, यानी कि गांधी जयंती के जो है दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, करंट अफेयर्स के प्रश्न पर पूरा के पूरे। तो पहला प्रश्न क्या है? काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य में आयोजित होता है? यह युद्धाभ्यास आपको बताना है। ठीक है, और मैंने आपको कई बार कहा है कि जितने भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं वो आप लोग रट लीजिएगा। खासकर जो रूस में जो युद्धाभ्यास हो रहा है, सैन्य अभ्यास जो चल रहा था, जो बहुत बड़ा, उसको भी आपको रेडी करना है। और अन्य जो भारत के साथ जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं उनको भी आपको रेडी करते हुए चलना है। ठीक है, तो बताइए, ये बेसिकली भारत और रूस के मध्य में होता है कालिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास, या फिर भारत जापान, भारत नेपाल, या भारत कजाकिस्तान? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट। तो बेसिकली जो काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य में जो है आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का आयोजन किया जाता है। कहां पर यह किया गया भैया अभी हाल ही में? तो यह किया गया औली आपका उत्तराखंड में। इसके अलावा संस्करण कौन सा है? ये 8वां है आपका, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद रोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की सैनिक क्षमता को क्या करना है? बढ़ावा देना है, ताकि हम टेररिज्म पर क्या कर पाए? कंट्रोल कर पाए। और आपको पता होगा कि टेररिज्म एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या के रूप में सामने उभर के आ रहा है। और आतंकवाद पर जो है प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और निबंध पर भी आतंकवाद पर यानी कि टेररिज्म पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग आतंकवाद के टॉपिक को क्या करिएगा? डिटेल्स में रेडी कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? अगर आपने पहले के टास्क को पूरा कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको करिएगा डिटेल्स में। आतंकवाद, आतंकवाद क्या होता है, क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, आतंकवाद पर आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस युद्धाभ्यास का समापन कब हो रहा है भाई साहब? 13 अक्टूबर 2024 को हो रहा है, याद रखिएगा। यह संयुक्त अभ्यास 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है। और इसका जो पिछला संयुक्त अभ्यास जो संस्करण था वो कहां पर हुआ है? वो 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक जो है चला था। कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि कोई भी युद्ध होता है, कोई भी थीम होती है, कोई भी दिवस होता है, तो जो वर्तमान जो वर्ष होता है उसके बारे में पूछ करके विगत वर्ष के बारे में जानकारियां आपसे पूछ लेता है। तो जब भी आप लोग करंट अफेयर्स रेडी करिएगा तो जो पिछले वर्ष की जानकारियां होती हैं उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए करिएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मुदमुलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये अभी चर्चाओं में है, लेकिन आपको पहले बताना कि कहां पर है ये। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु,
तो ये भैया जी आप लोगों को कहां पर, डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, डी ऑप्शन। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में अवस्थित है। और अब बात करते हैं कि चर्चाओं में क्यों है, न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहां पर हाल ही में इस टाइगर रिजर्व में उभयचरों की 2 संकटग्रस्त प्रजातियों की खोज की गई है। अब 2 उभयचर संकटग्रस्त प्रजातियों की खोज की गई है। तो उभयचर क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे आराम से। उभयचर कौन से जंतु होते हैं, जो जल और थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं, जैसे कि कौन सा, फ्रॉग, जिसको हम मेढक कहते हैं। मेढक क्या है, उभयचर प्राणी में आता है। ठीक है, जानवरों में आता है। और वो 2 कौन सी जो है उभयचर जो है क्या कहते हैं प्रजातियां हैं, एक है माइक्रीसॉल्स स्पैनुल्का और दूसरा क्या है निक्टीबैट्रस इंद्रोनेली। अब देखो ये 2 नाम यहां पर जो उभयचरों के दिए गए हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि ये जो दो जो प्रजाति आप देख रहे हैं इनमें से आपसे पूछ ले कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये क्या है, या इनकी खोज किस नेशनल पार्क में की गई है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी चीजों को रेडी करना है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा मुदमुलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के संगम पर अवस्थित है। कई बार अगर कोई नेशनल पार्क चर्चाओं में रहता है तो उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। और एक प्रश्न अभी हाल फिलहाल में कई वर्षों से और पूछता चला रहा है आयोग, वो ये कि कोई भी नेशनल पार्क या रिजर्व है, ठीक है, वहां पर कौन सी नदी होकर गुजरती है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जो मोयार नदी है, क्या मोयार नदी, वो इस जो है मुदमलाई टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती है। तो ये आप मोयार नदी के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि ये फैक्ट आपके एग्जाम में क्या करने पूछ ले, या कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछ ले, क्योंकि एग्जाम में आपके पीसीएस के आरओ के कूट के फॉर्म में प्रश्न बनते हैं। हालांकि करंट में मैं आपको कूट टाइप के प्रश्न नहीं देता हूं, लेकिन प्रश्न वहां पर कूट के फॉर्म में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका। यह चर्चाओं में अभी रहा है। भैया जी बताओ क्यों है चर्चाओं में, चर्चाओं में क्यों है, इसके पहले आपको बताना है कि किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह महाद्वीप है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंटार्कटिका में दरअसल ये अवस्थित है। और अब बात कर लेते हैं कि चर्चाओं में क्यों है, न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो है क्या हो रहा है, जिसे बेसिकली लावा ज्वालामुखी उद्गार होता है, लेकिन यहां से लावा की जगह पर क्या हो रहा है, सोने के पार्टिकल्स जो है ये रिलीज कर रहा है, क्या, गोल्ड पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है, इसलिए चर्चाओं में है। यहां पर लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी द्वारा सोने के कण निकलने की वजह से ये चर्चाओं में रहा है। और इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही एक दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेप्शन आइलैंड। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यह भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका पर दूसरा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे डिसेप्शन, क्या, डिसेप्शन आइलैंड। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट है। ठीक है ना, चलो। और ये कहां पर है, बेसिकली अंटार्कटिका महाद्वीप में है, राइट, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। यह भी आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, टिक लगा लीजिए। अच्छा, एक बात मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं यहां पर, हालांकि पहले भी हमने कहा, लेकिन फिर से मैं उस बात को कहता हूं कि जिस भी प्रश्न को, वैसे तो जितने प्रश्न मैं कराता हूं लगभग 8 प्रश्न, ठीक है, 8 प्रश्न, ये सभी के सभी प्रश्न क्या होते हैं आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। मैं कई बार मैंने आपसे कहा कि मैं अनवांटेड करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं कराता हूं। मेरी यह हैबिट ही नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती कहूं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कूड़ा कबाड़ा पढ़ो ना, ये आपके समय को वेस्ट करता है। मैं जो है क्या करता हूं, प्यूरिफाई करके चीजों को आपको देता हूं, छान करके आपको देता हूं कि आप एग्जाम के रेफरेंस से ही आप चीजों को पढ़ें, बजाय इसके कि कुछ भी पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ठीक है, तो जितने प्रश्न मैं कराता हूं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जिस प्रश्न को मैं कहूं कि ये वाला भैया क्या है, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि उस प्रश्न को तो आपको घोलना है इस पानी में और गटगट क्या करना है, पी जाना है। मतलब कि आपको उसको भूलना बिल्कुल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उस प्रकार के प्रश्न को जो मैं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसकी संभावना आपके एग्जाम में आने की पूरी रहती है। याद रख लेना। अब सभी तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन जिन जिन को मैं संभावना व्यक्त करूंगा उन प्रश्नों के आने के चांस लगभग 99.9% रहेंगे। याद रख लेना इस बात को, हल्के में मत लेना भाई साहब, ठीक है, याद रखोगे मेरी बात। चलो अब बताओ कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है,
ये कहां पर हो रहा है? भारत, पेरिस, अमेरिका, रूस, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। तो ये हो रहा है भैया जी लोग आपके पेरिस में, बी नंबर ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग फटाफट। तो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन जो है पेरिस में किया जा रहा है, याद रखिएगा। और इस प्रदर्शनी का नाम क्या है? यूरो नेवल है इस प्रदर्शनी का नाम। हो सकता है आपके एग्जाम यही पूछ ले कि अभी हाल ही में चर्चाओं में एक शब्द रहा है यूरो नेवल, ये क्या है? तो आप तुरंत उत्तर देंगे भैया ये जो क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी है जिसका नाम दिया गया है क्या? यूरो नेवल। भारत भी इस रक्षा प्रदर्शनी में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि भाग ले रहा है। और कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है भैया? तो ये किया जा रहा है 4 से लेकर के 7 नवंबर 2024 के मध्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये डेट भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये हमने कुछ इंग्लिश में कंटेंट दे दिया है, तो इंग्लिश माध्यम वाले जो हो उसको देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हमने पीआईबी से उठा के यहां पर दिया है, ठीक है। चलो इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 8 उत्पाद को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया? बताओ भैया। इसमें हमने आधी जानकारी आज आपको दी है, आधी हमने नहीं दी है, वो काम आपका है, ठीक। तो पहले तो मुझे यह बताओ कि हाल ही में 8 उत्पादों को किस राज्य के उत्पाद को दिया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय। जल्दी जल्दी बताओ मुझे फटाफट। अगर पेपर ऊपर पढ़ते रहोगे तो कर ले जाओगे, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि पेपर पढ़ने की जगह आपके क्या पढ़ते हो? पेपर नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हो फेसबुक, वो भी तो बुक है ना, तो आप फेसबुक पढ़ते हो, आप पढ़ते हो इंस्टाग्राम, आप पढ़ते हो क्या? व्हाट्सएप, आप पढ़ते हो ट्विटर, आप पढ़ते हो स्नैपचैट, है ना। आप किताब तो पढ़ते नहीं होंगे, न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं होंगे, फिर बाद में गोलगप्पे जैसे बैठे रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे बैठे रहोगे तो दिमाग में तो आएगा यार सर तो कह रहे थे पढ़ाई नहीं। भाई साहब पढ़ लो, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, अभी भी आरओ के लिए, पीसीएस के लिए आपके पास भरपूर समय है, इसलिए निवेदन है आपसे कि प्लीज आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि असम के 8 उत्पादों को भी हाल ही में क्या किया गया है? जीआई टैग, जिसको भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं हिंदी में, वो प्रदान किया गया है, ठीक है। लेकिन आपके लिए टास्क है कि वो कौन से 8 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, ये आपको सर्च करना है। मैंने आज इस न्यूज में इसको नहीं मेंशन किया है, ठीक है। तो इन उत्पादों के अंतर्गत क्या है कि पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल की, बियर की कई किस्में शामिल हैं जो विशेष रूप से बोडो समुदाय से क्या है? संबंधित है। किससे? बोडो समुदाय से संबंधित है, ठीक है। तो ये 8 कौन कौन से वो हैं प्रोडक्ट, उनको आपको बताना है। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? 1 अक्टूबर, 2 अगस्त, 3 नवंबर या फिर 4 अक्टूबर? बताइए जल्दी से। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या है? बेसिकली आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि चर्चाओं में है, जरूरी भी हैं। और श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या थे? बेसिकली आर्य समाजी थे, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक आप लोग जानते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है। और उन्हीं के ये अनुयायी थे, बेसिकली जो है काफी ज्यादा उनसे प्रभावित थे। और आप जितने भी क्रांतिकारी आप सुनते होंगे, जैसे कि सुखदेव हो गए, रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, भगत सिंह हो गए, ये सभी जो है डीएवी के प्रोडक्ट थे, अर्थात डीएवी से पढ़े हुए छात्र थे, आर्य समाजी थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है आर्य समाजी के संस्थानों से सीख करके जो है शिक्षा ग्रहण की थी और क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। उन्हीं में से श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काफी कुछ प्रयास किया। और जो है उनकी जयंती बेसिकली 4 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तर। 4 अक्टूबर को उनकी जयंती क्या होती है? मनाई जाती है। और इनके चीजों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी कुछ कार्य किया है। आइए हम 2-3 पॉइंट्स पर इन पर चर्चा कर लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा आपके मेंस के, पीसीएस के जो है मुख्य परीक्षा में जो है आ सकते हैं टिप्पणी के फॉर्म में, क्योंकि 1-2 महापुरुष वहां पर क्या होते हैं? पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पर आपको क्या करना है? नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। तो आज आपका टास्क नंबर 2 क्या है? टास्क नंबर 2 है, ठीक है। टास्क नंबर क्या है? 2। टास्क 2 है आपका कि आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है। टास्क पहला क्या था हमारा? आतंकवाद का। टास्क 2 क्या है हमारा? जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने अभी तक टास्क की कॉपी और साथ साथ में अगर यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपी नहीं बनाई है तो आप लोग बना लो। वहां पर मैं डेली आपको जो है टास्क देता रहता हूं, प्रश्न देता रहता हूं, जो कि आपकी तैयारी में क्या करेगा? 4 चांद लगाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। तो टास्क 2 आपका ये है, ठीक है। आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 4 अक्टूबर 1857
ठीक है, मांडवी कच्छ जिला गुजरात में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मृत्यु हुई थी इनकी 31 मार्च 1930 को जिनेवा में दरअसल इनकी मृत्यु हुई थी, स्विट्जरलैंड में। और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत इनके शव को बेसिकली क्या किया गया था, भारत नहीं लाया जा सका था और इनकी अस्थियों को वहीं पर एक म्यूजियम में रखा गया था। बाद में जब इनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी पत्नी के भी अस्थियों को वहीं पर साथ में रखा गया। उसके बाद आई थिंक 2000 के आसपास शायद, या 2004, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उस समय जब प्रधानमंत्री जो आपके वर्तमान में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बहुत ही प्रयासों के फलस्वरूप दरअसल क्या किया, उनके अस्थियों को यहां पर मंगाया और उनका जो है क्या किया गया, फिर जो है उनका विसर्जन किया गया। इसके बाद में फिर उनकी बाकी सभी चीजों को जो है क्या किया कहते हैं, उनको जो है गुजरात में लाया गया, बाकी चीजों काफी प्रयासों के फलस्वरूप और पूरे मान सम्मान के साथ जो है उनको सब कुछ किया गया और एक म्यूजियम भी बनाया गया। यानी कि गुजरात सरकार ने काफी ज्यादा प्रयास किए श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेकर के उनके देहांत के बाद में। ठीक है, तो ये चीजें अच्छी थी उनके द्वारा की गई। इस मामले में प्रधानमंत्री का कोई तोड़ नहीं है। जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं या जो भी भारत से संबंधित जो भी चीजें रही हैं, इस मामले में प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा कार्य होता है कि वो अपनी धरोहरों को, अपने महापुरुषों को सजोने का कार्य करते हैं। जैसे अभी हाल ही में लगभग आपने पता होगा कि कई सारी कलाकृतियों को जो है 200 के करीब जो है कलाकृतियों को भारत लाया गया अमेरिका से। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी की एक अच्छी बात है, मुझे लगता है कि इस पर उनकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत की आजादी के संकल्प को गतिशील करने वाले अध्यावसायी एवं कई क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। इसके अलावा वे पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बार एट लॉ की उपाधि मिली थी। यह भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मासिक समाचार पत्र जो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, यह भी इन्होंने निकाला था। तो हो सकता है आपके एग्जाम यही फैक्ट पूछ रहे हिस्ट्री में और आप गोलगप्पा जैसा बैठे रह जाओ, ना ध्यान दो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से पढ़ा करो। तो ये द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार किसने निकाला था, आप कहेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा निकाला गया था यह मासिक समाचार। और आगे चल करके जिनेवा से भी इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इंग्लैंड में रह करके उन्होंने क्या किया, इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा पुणे में दिए गए उनके संस्कृत के भाषा से, देखो कितनी बड़ी बात है, इतनी हायर क्वालिफिकेशन के बाद उनको संस्कृत भी आती है। आजकल के लड़कों तो संस्कृत का नाम ले लो तो हाथ पांव फूल जाते हैं, है जी क्या पढ़ा रहे हो, हमको संस्कृत पढ़ा रहे हैं जी। मतलब गजब के प्राणी लोग होते हैं कि अगर जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, इनफैक्ट प्योरली जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर के हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया सकता है, जो कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। ठीक है, क्योंकि अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि जो हम बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वो कुछ और है, कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं। लेकिन संस्कृत में सेम वही होता है, जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, सब कुछ वही होता है। यानी कि इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज होने के बाद भी भारत जैसे देश में संस्कृति की इतनी दुर्दशा है, हिंदी की इतनी दुर्दशा है कि भैया कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यह अपने आप में एक अच्छी बात है कि भैया संस्कृत को हमें समझने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पुणे में दिए गए उनके संस्कृत की भाषा से प्रभावित होकर के मोनियर विलियम्स ने वर्मा जी को क्या किया, ऑक्सफोर्ड में संस्कृत का सहायक प्रोफेसर भी नियुक्त कर दिया था या बना दिया था। ठीक, चलिए, तो ये कुछ फैक्ट थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को किस वर्ष तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, बताइए। 2030-31 तक के लिए, 2032-33 के लिए, 2028-29 के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, 2030-31 तक के लिए इस योजना को सॉरी लॉन्च किया गया है। आइए हम लोग फैक्ट को देखते हैं थोड़ा सा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को 2030-31 वर्ष तक के लिए क्या किया गया है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या है, अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसका निर्माण, जो इसका निर्णय लिया गया है। आप इस इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि मिशन 7 वर्षों की अवधि यानी कि 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक के लिए लागू होगा। कुल वित्तीय जो व्यय है इसका 10,103 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 29 मिलियन टन 2022-23 से बढ़ा करके 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है, इसका उद्देश्य। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
यह साथी पोर्टल की शुरुआत करेगा, जिससे राज्य गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय समय पर उपलब्धता के लिए हितधारकों के साथ समन्वय करेगा। इसका उद्देश्य तिलहन की खेती को अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक क्या है, बढ़ाना है। तो इस इमेज के माध्यम से आप चीजों को, फैक्ट को एकत्रित कर सकते हैं। बाकी चीजें यहां पर दी गई हैं कि यह योजना रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर क्या है, केंद्रित है। याद रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक लक्ष्य आपके सामने यहां पर दिया गया है, 390 लाख टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 697 लाख टन इसका करना। इसका बेसिकली क्या है, मेन मोटो यानी कि मेन उद्देश्य है। लास्ट प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? जल्दी जल्दी मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी। और ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका पहला जो प्रश्न, मतलब इसके जो पिछला प्रश्न था 7वां नंबर का, वो भी आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। तो हाल ही में भारत सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और आपको ये जानना जरूरी है कि वो 5 भाषाएं बेसिकली कौन कौन सी हैं। तो 5 भाषाएं जो हैं वो हैं आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है। तो इन 5 को यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 को आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी भाषा को भी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये 5 आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुल कितनी शास्त्रीय भाषा हो गई? अब हो गई है भैया आपकी कितनी, 11। तो ये 5 अभी की गई हैं और उसके पहले 6 थी। तो 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गई। और वो 6 अन्य शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, जो पहले से जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, वो 6 अन्य भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, ठीक है, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और इन 11 को टोटल आपको याद रखना है। कोई एक लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछ सकता है। ओके, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। लेकिन अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है और वो ये कि अक्टूबर 2024 तक कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। जल्दी जल्दी बताओ मुझे इसका उत्तर, जो कि बहुत ही आसान है। इसका उत्तर भी हमने जस्ट आपको बताया है। तो अब वर्तमान में अक्टूबर 2024 तक कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताओ। और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आज की करंट अफेयर्स को तल्लीनता के साथ देख रहे थे। जल्दी से मुझे इसका उत्तर चाहिए। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। वो प्रश्न क्या है कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है? क्या शास्त्रीय भाषा क्या होती है? टिप्पणी कीजिए। ये आपको 150 वर्ड्स में क्या करना है, लिखना है। 125 लिख लीजिए। 125 वर्ड्स में आपको क्या करना है, लिखना है। इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। कुछ समस्या होगी तो मुझे बताइएगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एग्जाम आपका क्या है, बहुत ही नजदीक जो है आने वाला है। ऐसे में आपका एक भी समय जो है, एक भी मिनट का समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अपना सारा दमखम, सारी जो है शक्ति आप लगा दीजिए। एक सेंटेंस अक्सर मैं कहता हूं कि जिद ही जीत है। यदि आपने ठान लिया है कि इस वर्ष आपको सिलेक्शन लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इससे जो है रोक नहीं सकती। बस आपको अपने साथ, अपने ईश्वर और अपने स्वजनों पर भरोसा रखना होगा, ईश्वर पर भरोसा रखना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई को करना होगा। तो इसके साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।